5 दिन के लिए बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर तक बुलाई गई बैठक। विशेष सत्र में आयोजित होंगी 5 बैठकें। उदयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन। गौरव गोगोई ने संभाग भर के दावेदारों से की मुलाकात। 18 नेताओं से 1-to-1 संवाद भी किया। पीएम मोदी से मिले शतरंज के ग्रैंड मास्टर और फिडे वर्ल्ड कप के उप विजेता प्रज्ञानंदा। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, आप पर गर्व है। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 47वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज और कल इंडिया गठबंधन की 2 दिनों की बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या घोषणाएं हो सकती हैं, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे सबसे बड़ा ऐलान गठबंधन के संयोजक और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही जुड़ा होगा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का मुंबई में जमावड़ा लगा है। बैठक में 28 दलों के 63 नेता पहुंच रहे हैं। इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित विपक्ष की दूसरी बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इस बैठक में 2 और दल शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को इस बार पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की एमपीपी पार्टी ने समर्थन दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बने गठबंधन की तीसरी बैठक है। विपक्षी गठबंधन की इस बैठक की मेजबानी शिवसेना यूबीटी कर रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, डी राजा समेत कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। अरे ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन का संयोजक, कोऑर्डिनेशन कमेटी, लोगो और झंडा और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन संयोजक चुनना आसान नहीं है। कई नेता इस पद के लिए कतार में हैं। कई पार्टियों में इस बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी से संयोजक चुनने से उसे गठबंधन में बढ़त मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन का एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गठबंधन की बैठक पर तंज कस रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेर रहे हैं। ये जितने दल अभी इकट्ठे हो रहे हैं, पिछले बार भी यही सब दल मोदी जी के खिलाफ थे और सब दलों ने लोकसभा के चुनाव में ताकत लगाई थी और उसके बावजूद भी इन सब ने मिलकर मुंह की खाई थी। इस बार भी ये इकट्ठा है और इस बार इकट्ठे होने के पीछे न तो कोई मुद्दा है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। इनको तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी के 9 वर्ष ईमानदार पूर्वक सरकार चलाने के कैसे साफ निकल गए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इधर केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिनों के सत्र में कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी शेयर की एक्स पर, और इसके बाद 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस विशेष सत्र में 10 अहम बिल पास कराए जा सकते हैं। बिल की वजह से ही विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने पोस्ट में लिखा, अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352(8) के तहत लोकसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। आमतौर पर एक साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। संसद में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। बजट सत्र की अवधि दूसरे सत्रों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। सरकार के पास ये अधिकार होता है कि चाहे तो वो विशेष परिस्थितियों में सत्र बुला सकती है। वैसे संसद का मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच चला था। तब मणिपुर के मुद्दे पर जमकर सदन में हंगामा देखने को मिला था और अब सदन का ये विशेष सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ ही दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत का कल भीलवाड़ा दौरा रहेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। कल शाम 4 बजे तक सीएम भीलवाड़ा पहुंचेंगे और वहां तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में दौरा होना है और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं। राहुल कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी तैयारियों का जायजा लेने के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं भीलवाड़ा कल। 6 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, डेयरी संयंत्र का उद्घाटन होने वाला है, जिला कांग्रेस कार्य का शिलान्यास होने वाला है और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचेंगे। तो उसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल गुलापरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और ये जयपुर से रवाना होंगे। जयपुर से 12 बजे रवाना होकर दिन में 4 बजे वो गुलापरा पहुंचेंगे। गुलापरा जायजा लेंगे, कार्यक्रमों का व्यवस्थाएं सारी देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा है तो कहना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कल पूरी जायजा लेंगे उस जगह का। उसके बाद भीलवाड़ा पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी इनका भीलवाड़ा ही है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट साथ में मौजूद रहेंगे और भी कई बड़े नेता उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम 6 तारीख को हो सकता है। तो उसके लिए तैयारियों को लेकर मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी भी, जिला कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कौशिक, आप इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर जिले में युद्धाभ्यास कर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यह अभ्यास भारतीय सेना की तरफ से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था और इसे डेजर्ट स्ट्राइक नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया। और ब्राजील के कमांडर जनरल को मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट के युद्धाभ्यास में आकाश जैसी मिसाइल और अर्जुन टैंक की दहाड़ के साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर और सारथ BMP गन पाकिस्तान की सीमा को हिलाकर रख दिया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देख ब्राजील की सेना के कमांडर जनरल भी चकित रह गए। और भारत में बने हथियारों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। is presently under trial.
करीब 40 मिनट के फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में आकाश मिसाइल ने सफल निशाना साधा। इसमें अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही देश में ही बने सारथ BMP गन टैंक का भी सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान ALH हेलीकॉप्टर ध्रुव ने मिसाइल फायर कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया और अपनी मारक क्षमता को दिखाया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट स्ट्राइक नाम दिया गया था। भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए ब्राजील के सैन्य कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सैन्य बलों की ताकत का जलवा देखा और महसूस किया। पाइवा ने भारत में निर्मित हथियार प्रणालियों की क्षमता का भी बारीकी से अवलोकन किया और उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। आपको बता दें कि भारत के कई मित्र देशों के सैनिक समय समय पर संयुक्त अभ्यास में भाग लेने भी पहुंचते रहे हैं और साथ ही मित्र देशों के सैन्य अधिकारी भी भारतीय सेना की वीरता और अत्याधुनिक युद्धक तैयारियों का अवलोकन करते रहे हैं। जैसलमेर से सांवल दान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जमीन पर तो भारत की शक्ति देखिए, अब अंतरिक्ष की बात करते हैं, जहां भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चांद के बाद अब भारत सूर्य की तरफ जा रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है और इस मिशन का लक्ष्य क्या है, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्क वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में
स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीजों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहां पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर आरसी कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7 और 365 दिन साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो दिन दूर नहीं जब भारत आर्थिक पैमाने पर दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शुमार होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, 2047 तक भारत दुनिया भर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। डॉक्टर विट्ठल राव विखे पाटिल की 123वीं जयंती समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। 14 में जब हम सरकार में आए थे तो भारत उस समय वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में था। यानी जिस समय हमारी सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी तो हम दुनिया में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी धन दौलत के मामले में हम दुनिया में 10वें स्थान पर खड़े थे। आपको जानकर यह खुशी हुई होगी आज हमारा और भारत, आपका भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 5 बड़े देशों में आकर खड़ा हो गया। दौसा के लालसोट के दौरे पर चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने परिवारवाद और वंशवाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेटों की राजनीति संभालने वाले जल्द ही खत्म हो जाते हैं। साथ ही कहा कि वो जब तक राजनीति में है खुद ही राजनीति करते हैं। साथ ही केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 400 का सिलेंडर कर देती है तो राजस्थान सरकार 300 का सिलेंडर कर देगी, क्योंकि लड़ाई जनता की है। हम तो काली कम कर देंगे, हमने तो पहले ही 500 कर दिया, तुम 400 करेगा तो हम 300 करते हैं। हमसे आगे एक कदम पीछे नहीं है। 400 करके देखो, हम 300 करते हैं सिलेंडर का भाव। ये जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई। जनता अपने आप लड़ेगी, जनता अपने आप फैसला करेगी। मैं तो ये कहूंगा कि आपके स्कूल का काम अच्छा निर्माण हो। सरपंच साहब लाइब्रेरी स्कूल दे बढ़िया काम करा दो, क्वालिटी करा दो। कानून का याके भाई काम तो काम ही हो, इनकी निगरानी में होना चाहिए काम, इनकी सलाह से होना चाहिए काम। अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा सीमेंट लगे, अच्छा लोहा लगे, बढ़िया निर्माण हो तो आपको और हमको कहेंगे मैं बढ़िया मंत्री जी तो पैसा ले आए थे पर सरपंच साहब ने अच्छो काम करे। ये बेटा को राजनीति संभालते ना जो जल्दी दूंगा जो मैं तो सही कह रही हूँ। मैंने अभी ये कौन सुनाई, मैंने कह दी भाई जब तक मैं राजनीति करूंगा राजनीति से हट जाऊंगा, कोई करे मेरी तरफ। जिन्होंने बेटा को संभाले सब डूब गया। बुरा मत मानना, सुन रहे 1 मिनट तू, बुरा मत मानना। केंद्रीय कानून मंत्री एक दिन के झुंझुनू दौरे पर आए और जहां उन्होंने सीएम गहलोत के जुडिशरी पर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस शुरू से संविधान का अपमान करती आई है। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और उसी का अपमान करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति तैयार होगी। साथ ही कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमियों को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये,
और फिर संविधान के खिलाफ ही बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हो, अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है, उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले। शतरंज विश्व कप में रजत पदक जीतने के बाद से ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट के दौरान सोशल मीडिया पर कई बार युवा